आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम आज के लेक्चर में आपके लिए लाए हैं CBSE क्लास 9th के रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध कविता जिसका विषय है गीत अगीत। तो चलिए जल्दी से एक बार रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कुछ जानें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया, यानी उन्हें पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो दिया गया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अपनी काव्यकृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वही उर्वशी है, बहुत चर्चित पुस्तक है इनकी। साथ ही साथ इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। दिनकर जी की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर ओज के कवि माने गए हैं, यानी वीर रस के कवि माने गए हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता, यानी अपने देश के प्रति और जो युग है, जो वर्तमान में जो काल चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस, सजगता कहते हैं अवेयरनेस को। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, यानी ममता, क्योंकि ममता का भाववाचक है ममत्व। माँ का ममता भी होता है और ममत्व भी। ये मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव के गीत का सृजन होता जान पड़ता है तो सुख और सुखी, यानी तोता और मादा तोता के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। और आल्हा गीत प्रेमी तो गीत गान में निर्मग्न दिखाई देता ही है। कवि का मानना है कि गुलाब सुखी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर सके हों, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा है महज इसलिए अगीत है, सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत ज़्यादा सुंदर है। तो दोनों ही गीत, एक तो किसी के मुख वृंद से निकला हुआ गीत है और एक जिसे मन ही मन में उसे गाया, उसका वादन किया। तो कविता के जो बारे में बीच में ही बताया गया, चलिए चलते हैं अपनी कविता की तरफ। गीत अगीत कौन सुंदर, यानी एक तो वो जो गाया जा चुका है या गाया जा रहा है, या वो जिसको गा नहीं पाए सिर्फ महसूस किया। अतः कवि की नज़र में दोनों ही गीत बहुत सुंदर हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से कवि ने ये साबित करने की कोशिश की है कि गीत चाहे वो गाया गया हो या
महसूस किया गया हो, दोनों ही अर्थों में सच्चे होते हैं और अच्छे भी होते हैं। गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है, यानी विरह की जो गीत गाती हुई जो नदी है, तटनी का अर्थ होता है नदी, अपनी तेज गति के प्रवाह से लगातार बहती चली जा रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपल होता है किनारा। तो कहते हैं कि वो नदी अपने मन को हल्का करने के लिए अपने मन के कुछ दुखद विचारों को अपने किनारों से कहती हुई लगातार आगे बढ़ती जाती है। क्योंकि यदि नदी प्रिया है तो उसका प्रेमी है सागर, और जब तक प्रिया प्रेमी का मिलन नहीं होगा, अर्थात नदी और सागर का मिलन नहीं होगा, तब तक उनका जो मेल है वो पूरा नहीं होगा। अतः अपने प्रेमी से मिलने के लिए जो नदी है वो लगातार बहती हुई चली जा रही है। तट पर एक गुलाब सोचता, और उसी नदी के किनारे पर उगा हुआ एक गुलाब का जो पौधा है वो सोचता है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो कहता कि हे ईश्वर, यदि उसे भी बोलने की वाक शक्ति देते तो वह भी इस संसार को अपने दुखों से परिचित कराता। अर्थात कवि का कहने का मंतव्य है कि जो ऋतु पतझड़ होती है, जो पौधों वनस्पति में मिलती है, उस ऋतु में हर पौधे को अपने पत्तों से अलग होना पड़ता है, यानी उसके जीवन में भी विरह आता है। तो कहता है कि जो मुझे खिले हुए फूल को देख कर के मेरे बारे में तमाम तरह की जो अंदाजे लगाते हैं, मैं उन लोगों के अपने बुरे दिन यानी पतझड़ के समय का उनको भी गान कराता, उनको महसूस कराता कि मेरे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट आते हैं। तो दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक नदी का, दूसरा आपके गुलाब का। नदी गा रही है जबकि गुलाब अंतर्मन में सोच रहा है। गीत दोनों ही सुंदर हो सकते हैं, एक गाया हुआ और एक न गाया हुआ। आगे देखें, गाकर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर। कहते कि कल कल करके लगातार बहती हुई नदी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन पाटल होता है गुलाब, एकदम शांत खामोश होकर के उस किनारे पर खड़ा है। क्योंकि नदी का गीत लोगों को सुन रहा है, लेकिन जो गुलाब है वो उस गीत को सिर्फ अंतर मन में ही सोच रहा है। उसके हिंडोला जो है वो मन में ही घूम रहा है, उसने उस गीत को बाहर व्यक्त ही नहीं किया। तो दोनों गीतों को कवि ने बताया है, नदी का गीत गाना और जो गुलाब है उसका सिर्फ गीत को महसूस करना। तो कौन सा गीत सुंदर है? कहने का अर्थ है कि दोनों ही गीत बहुत सुंदर हैं, चाहे वो गाया गया हो या महसूस किया गया हो। अगले पद की तरफ चल रहे हैं। आप पिक्चर आप देखें तो पिक्चर में आपको एक तोता दिख रहा है और एक मादा तोता है जो अपने घोंसले के अंदर, खोता मतलब घोंसला, बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। यानी जो पिता तोता है वो एक घनी डाल पर बैठा हुआ है, जो डाली उसके घोंसले के ऊपर से जा रही थी, और पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ के अंडे सेती। कहते हैं कि और अपने पंखों को फुला करके यानी अपने आकार को बढ़ा करके जो मादा तोता है वो अपने
उसमें घोंसले के अंदर जो अंडे दिए हुए हैं उनको गर्माहट दे रही है ताकि उनमें से उसकी अगली पीढ़ी जन्म ले। गाता सुख जब किरण वसंती, और जब वसंत का समय आता है तो उस वसंत के माहौल से जब पूरा जंगल जगमग हो जाता है तो वो वसंती किरण को महसूस करके उसका प्रिय यानी जो सुख है तोता वो गीत गाता है, मिलन के गीत। छूती अंग पर्ण से छनकर, और वह जो गीत है उसकी जो आवाज़ है वो पत्तियों से छन कर के जब उसकी प्रेमिका यानी मादा तोता तक पहुंचती है तो उसके मन में भी गीत जो हैं वो उमड़ पड़ते हैं। सुक्की के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, क्योंकि यहाँ जो कहने का अर्थ है जो माता है या मादा तोता है वह अपने ममता के कार्य यानी माँ का जो कार्य है उसको निभा रही है। अर्थ है यानी वो उसका ममत्व है कि वो अपने बच्चों को उनके पाले, उनको अंडों को गर्माहट दे, उसमें से जो सेल टूट करके जो अंडे बच्चे बाहर निकलेंगे तो उनके वो खाने पीने का पूरा देखे। और पिता का अर्थ है, पिता मतलब जो तोता है वो उस घोंसले पर पड़ने वाली जो सूर्य की तीखी किरण है उसको रोकने के लिए उसके ऊपर की जो डाली है वहाँ पर अपने पंखों को फैला करके बैठा है ताकि बाहर का जो प्रकाश है उसकी जो प्रेमिका है यानी मादा तोता है उस तक ना पहुँचे। और जैसे ही जंगल में वसंत का समय आता है, पूरे फुलवारियाँ खिल उठती हैं, तो जो तोता है वो अपनी प्रिय को याद करते हुए मिलन के गीत गाता है, किंतु वो जो गीत उसकी प्रेमिका तक यानी जो मादा तोता तक पहुंचते हैं तो उसके जो गीत हैं उसके जो शब्द हैं प्रेम में के शब्दों में यानी माँ के दायित्व को निभाते हुए उस प्रेम के जाल में ही प्रेम के रस में डूब करके रह जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है वो मादा तोता उस गीत का कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फुला मग्न सुखी का पर है। कहता कि जब उसके प्रिय का जो गीत है पूरे जंगल में गूंज रहा है, लेकिन उस गूंजे हुए स्वर को महसूस करके जो उसकी प्रेमिका यानी जो मादा तोता है वो फूली नहीं समा रही है, वह अपने आप पर गर्व कर रही है। तो गीत अगीत कौन सुंदर, तो कौन सा गीत अच्छा है? अर्थात कहने का अर्थ है दोनों ही गीत बहुत सुंदर हैं। एक पिता द्वारा गाया गया, एक माता के द्वारा गाया। पिता ने जब वसंत का समय आया तो वो मिलन का गीत गाया, लेकिन माँ ने उस गीत को महसूस तो किया, उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय अपने माँ के कार्यों में जो माँ का क्रियाकलाप है उसमें व्यस्त थी, क्योंकि वह अपनी आने वाली पीढ़ी यानी अपने जो अंडे हैं उनको गर्माहट दे रही थी ताकि उसमें से उनके बच्चे जन्म लें। तो गीत दोनों सुंदर हैं, एक तो तोता द्वारा गाया गया और एक मादा तोता द्वारा उसे महसूस किया गया। तो तीसरा पद है, दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। प्रेमी यानी एक युगल है, एक प्रेमी युगल जब सांझ ढलती है तो आल्हा गाता है, यानी अपनी प्रिया को अपनी या प्रेमिका को बुलाने के लिए जो गीत को गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है, और जब वो अपनी प्रेमिका केतु को बुलाने के लिए ऊंची आवाज़ में जब गीत गाता है तो उस गीत की आवाज़ जब उसके प्रेमिका के कानों में पड़ती है तो वह बरबस अनायास मतलब ना चाहते हुए भी उसकी ओर खिंची चली आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और वह उस गीत को सुनकर के आ तो जाती है, लेकिन सीधी अपने प्रेमी के पास नहीं आती है, उसको देखने के लिए एक नीम के पेड़ के पीछे अपने आप को छुपा लेती है और उस गीत को मन ही मन में महसूस करती है। अब उसको देखिए, जो प्रेमिका है वो क्या करी अपने मन में, हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है कि हे विधाता,
मैं अपने प्रिय द्वारा गाए गए गीत की एक कड़ी यानी एक पद क्यों नहीं बनी। बस इसी का ही मन में उसे मलाल है कि काश मैं भी अपने प्रिय का, अपने जो इष्ट है, जो उसका स्वामी है, उसके गीत की एक कड़ी बन जाती। तो यहाँ कहना है, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, उसका अंतर है। गा प्रेमी रहा है, लेकिन वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करते हुए गा रहा है, और जो प्रेमिका है उस गाए हुए गीत को सिर्फ मन में महसूस कर रही है और खुश हो रही है, और अपने परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही है, हे विधाता, काश मैं भी अपने इस प्रिय के गीत की 2 पंक्तियां बन जाती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। गीत अगीत कौन सुंदर, एक गीत गाया हुआ जो कि प्रेमी द्वारा गाया गया है, और एक अगीत है जो अंतर मन में सिर्फ महसूस किया गया, जो कि प्रेमिका द्वारा किया गया। कौन सुंदर, कौन सा सुंदर है। कवि का कहने का भाव ये है कि दोनों ही गीत बहुत सुंदर हैं, या तो गाया गया हो या किसी ने मन ही मन में उसे सोच लिया हो। तो 3 एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पहले में तो नदी जब अपने प्रिय से मिलने के लिए जाती है तो वो कल कल की ध्वनि करती हुई अपने मार्ग में रुकावट बनी हर चीज़ को अपने साथ खींच लाती है, क्योंकि बिना सागर से मिलन उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। दूसरे एग्जाम्पल में सिद्ध किया है कि एक जो तोता है अपने घोंसले की रक्षा के लिए वो ऊंची डाल पर बैठा है, और जो किरण सूर्य के उस खोते पर यानी उसके घोंसले पर पड़ती है, जिसमें बैठ करके उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो मादा तोता, उसकी जो पत्नी है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए को लाने के लिए अंडे को गर्माहट दे रही है, उसको वो सहायता के लिए वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही वसंत का समय आएगा उसके मन में गीत उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वो गीत पूरे जंगल में गूंजते हैं और पत्तों से छन करके जब उसकी प्रेमिका तक पहुंचते हैं तो वो मन ही मन में खुश होती है, लेकिन माँ के दायित्वों में, कर्तव्य में बंधी हुई वह उस गीत को नहीं गा पाती है, सिर्फ महसूस करती है। तो तीसरा एग्जाम्पल दिया है एक प्रेमी और एक प्रेमिका का। शाम ढलते ही जब प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए आल्हा जब गीत गाता है, और वो गीत जब उसकी प्रेमिका के कानों में पड़ता है तो वो बरबस उस गीत की ओर आकृष्ट होती चली जाती है, यानी उसकी तरफ आकर्षित होती चली जाती है, और वह अपने प्रिय के पास ना पहुंच करके एक नीम के पेड़ के पीछे खड़ी होकर के उसे सुनती है और अपने परमात्मा से ये प्रार्थना करती है कि काश वह भी उस गीत की एक पंक्ति बन पाती तो उसे भी अच्छा लगता। गा प्रेमी रहा है, लेकिन उसके गीत में जो प्रेम है उससे अनायास अट्रैक्ट हो रही है, आकर्षित हो रही है उसकी प्रेमिका, और वो अपने मन में ही फूली नहीं समा रही है। उसे लग रहा है कि उसका प्रेमी उसे याद करने के लिए लगातार गीत गाए जा रहा है। तो गीत कौन सा सुंदर है, प्रेमी द्वारा गाया गया या प्रेमिका द्वारा सिर्फ महसूस किया। कहने का भाव है दोनों ही गीत अपने आप में सही प्रतीकार्थक हैं। कुछ कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए नहीं गा सकते और कुछ गाए जा सकते। तो ये थी आपकी आज की कविता, जो कि गीत अगीत कौन सुंदर, रामधारी सिंह दिनकर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे जो प्रयास मंत्रा परिवार है उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।